गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम अस्थमा के जो थर्ड पार्ट में ट्रीटमेंट ऑफ अस्थमा समझेंगे। अब ये पहले दो पार्ट देखना ज़रूरी है क्योंकि उसमें हम पैथोफिजियोलॉजी समझेंगे और हमको समझेगा कि ये जो ड्रग्स हम इसमें यूज़ कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं। तो अस्थमा का जो ट्रीटमेंट है उसका सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है और बहुत बार जो निगलेक्ट होता है वो है अवॉइड ट्रिगर। ट्रिगर मतलब क्या है? जो भी अस्थमा के अटैक को प्रेसिपिटेट कर रहा है। इसको हमने फर्स्ट पार्ट में डिटेल में समझा था। तो जो भी ट्रिगर है उसको अवॉइड करना है। फॉर एग्जांपल किसी को अगर केला खाने से या दही खाने से सर्दी होती तो उसको अवॉइड करना है। इसके लिए सबसे ज़रूरी है कि ट्रिगर आइडेंटिफाई हो। तो जब भी माँ बाप बच्चे को ऑब्जर्व करते हैं, वो देखते हैं कि हमारे बच्चे को क्या खाने से तकलीफ होती है, तो ऐसे कंडीशन में हम ट्रिगर को अवॉइड कर सकते हैं। बहुत बार इसी से सिम्टम्स काफ़ी कम हो जाते हैं, ट्रीटमेंट की ज़रूरत काफ़ी कम हो जाती है। अब बाकी के जो मेडिसिन्स है वो दो तरीके से काम करते हैं। एक तो जो सिम्टम्स ऑलरेडी शुरू हो गए हैं उसको कम करना, और दूसरा तकलीफ और बढ़े नहीं, या फिर जो प्रिवेंशन हम बोलते हैं कि अटैक ना आए उसके लिए बाकी के ट्रीटमेंट दिए हैं। जो एक्यूट सिम्टम्स है, ऑलरेडी जो ब्रोंक्यूल्स कॉन्ट्रैक्ट हो गए हैं, ऑलरेडी ब्रोंकोस्पाज्म जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है उसको रिलीव करने के लिए सिर्फ ब्रोंकोडायलेटर्स ही काम करेंगे। ठीक है, ब्रोंकोडायलेटर्स मतलब जो ब्रोंक्यूल्स ऑलरेडी कंस्ट्रिक्ट है उसको रिलैक्स करने के लिए जो मेडिसिन हम देंगे उसको हम ब्रोंकोडायलेटर बोलेंगे। और यही एक चीज़ है जो एक्यूट ट्रीटमेंट में काम आएगी। बाकी जो इन्फ्लेमेशन को कंट्रोल करने की दवाइयाँ है, मतलब जो इन्फ्लेमेशन एयरवे के अंदर हो रहा है उसको कम करने के लिए जो दवाइयाँ है, जनरली वो एक्यूट ट्रीटमेंट में काम नहीं करती। हम उनको शुरू ज़रूर करते हैं ताकि कॉम्प्लिकेशंस बढ़े नहीं, एक्सासर्बेशंस ना हो और पेशेंट धीरे धीरे रिकवर करने लगे। पर जनरली जो इन्फ्लेमेशन कंट्रोल करने की दवाइयाँ है वो 4 से 5 दिन लेती है अपना असर दिखाने के लिए। लेकिन जो एक्यूट सिम्टम्स है, जो तकलीफ अभी शुरू हो रही है, उसमें ब्रोंकोडायलेटर्स का रोल है। तो ब्रोंकोडायलेटर्स कौन से हैं? एक तो सिम्पैथोमिमेटिक, इसमें हम जो बीटा-2 अगोनिस्ट कहते हैं, फॉर एग्जाम्पल अस्थैलिन है, वो एक आता है। इनको सबको हम डिटेल में एक एक करके समझेंगे। दूसरा एंटीकोलिनर्जिक है जिसमें हम देखते हैं कि इप्राट्रोपियम ब्रोमाइड है, मिथिलजंतीन्स है जो हम अमाइनोफाइलिन थियोफाइलिन बोलते हैं, वो आते हैं। इन सबको, ये सब ब्रोंकोडायलेटर्स की कैटेगरी में है। दूसरी कैटेगरी है ल्यूकोट्राइन्स एंटागोनिस्ट। अब हमने समझा था कि ल्यूकोट्राइन एक इन्फ्लेमेटरी मीडियम है जो शुरू होता है अस्थमा के अटैक से पहले, और अगर इसको कंट्रोल कर लिया जाए तो अस्थमा को कंट्रोल किया जा सकता है। ये मोंटेलुकास्ट जो हम रूटीनली यूज़ करते हैं, सबको पता है और काफ़ी पॉपुलर है, बहुत से लोग जिसका ओवर यूज़ भी करते हैं। तो ये एक एंटागोनिस्ट, ल्यूकोट्राइन एंटागोनिस्ट है जो अस्थमा को प्रिवेंट कर सकता है। इसका कोई रोल नहीं है एक्यूट ट्रीटमेंट में। दूसरा मास्ट सेल स्टेबिलाइजर, जैसा हमने समझा था कि मास्ट सेल में से हिस्टामिन निकलता है जो एकदम ब्रोंकोस्पाज्म करता है, उसको स्टेबिलाइज करने के लिए, ताकि वो मास्ट सेल में से हिस्टामिन ना निकले, उसके लिए सोडियम क्रोमोग्लाइकेट है। और तीसरा है गोल्ड स्टैंडर्ड, वो है अपने कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स। अब कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स आप इनहेल, इसमें मीटाडोज इनहेलर या फिर नेबुलाइजर से ले सकते हैं, या फिर सिस्टमिक मतलब ओरल या आईवी ले सकते हैं, डिपेंड्स। तो इनको डिटेल में समझेंगे। सबसे पहले और जो मोस्ट कॉमनली यूज ड्रग है वो है सिम्पैथोमिमेटिक्स, जो हमने समझा था कि बीटा-2 अगोनिस्ट है। अब बीटा-1 और बीटा-2 ये दो टाइप के सिंपैथेटिक रिसेप्टर्स होते हैं जिसमें ड्रग्स काम करते हैं। अब जब बीटा-1 पे एक्शन होता है, बीटा-1 मैक्सिमम हार्ट के ऊपर है और बीटा-2 जो है वो ब्रोंकियल मसल्स के ऊपर होते हैं। तो जो भी चीज़ें सिलेक्टिवली बीटा-2 पे ऊपर काम करेगी वो ब्रोंकोस्पाज्म को रिलीव करेगी। लेकिन कभी कभी कोई ड्रग्स ऐसे होते हैं जिनका एक्शन बीटा-2 पे भी होता है और बीटा-1 पे भी होता है, जिसके कारण पाल्पिटेशन होना या फिर ब्लड वेसल्स का कॉन्ट्रैक्ट होना, ऐसे प्रॉब्लम हो सकते हैं। ये जो बीटा-2 अगोनिस्ट है ये मेन स्टे है ट्रीटमेंट की, मतलब ये जो भी ट्रीटमेंट में इनका सबसे ज़्यादा रोल है। कॉशन किसमें देना है, जैसा मैंने बताया कि कभी कभी ये बीटा-1 पे भी काम करते हैं, जिसके कारण से हार्ट के ऊपर, ब्लड वेसल्स के ऊपर इनका इफेक्ट हो सकता है। इसलिए जो इस्चेमिक हार्ट डिसीज़ है, जिनको हार्ट अटैक आ चुका है, उसमें इसको कॉशियसली यूज़ करना चाहिए, बिना डॉक्टर के सलाह के नहीं लेना चाहिए। दूसरा हाइपरटेंसिव, जिसका ब्लड प्रेशर ज़्यादा है, जिसको डिजिटैलिस का ट्रीटमेंट चल रहा है, डिगॉक्सिन जो हम बोलते हैं उसका ट्रीटमेंट चल रहा है,
तो ऐसे कंडीशन में इसको कॉशन के साथ में यूज़ करना चाहिए। एग्जाम्पल देते हैं हम सैल्ब्यूटामॉल जिसको अल्ब्यूटेरॉल करके भी आता है। बहुत बार एग्जाम में अल्ब्यूटेरॉल आता है, हमको पता ही नहीं रहता कि अल्ब्यूटेरॉल मतलब सैल्ब्यूटामॉल है करके। सैल्ब्यूटामॉल जो है ये बीटा-2 अगोनिस्ट है और सिलेक्टिव बीटा-2 अगोनिस्ट है। बीटा-1 पे एक्शन काफ़ी कम है, इसलिए इसके जो कार्डियक साइड इफेक्ट है वो कम है, मतलब पल्पिटेशन, हाइपरटेंशन, ये चीज़ें कम होती है इसके साथ में। ये 5 मिनट के अंदर एक्शन इसका शुरू हो जाता है जब आप इनहेल करते हो। जब आप ओरली लेते हो तो डेफिनेटली इसको थोड़ा सा समय लगता है, क्योंकि पेट में जाएगा, वहाँ से एब्जॉर्ब होगा, फिर ब्लड में आएगा, तो टाइम लेगा। लेकिन जब आप इनहेल करते हो तो ये डायरेक्टली लंग्स में जाता है, और लंग्स में जाने के कारण जहाँ पे इसकी एक्शन रिक्वायर्ड है वहाँ पे जाके ये तुरंत 5 मिनट के अंदर असर दिखाना शुरू करता है। इसलिए बहुत से मूवीज़ में भी दिखाते हैं कि जैसी तकलीफ होती है वो उसको करके जो पंप लेते हैं, तो पहले अस्तलिन के ही पंप थे, बाकी पंप अवेलेबल ही नहीं थे। तो ये अस्तलिन जो है या फिर सैल्ब्यूटामॉल जो भी है वो तुरंत 5 मिनट के अंदर आपको इनहेलेशन के बाद में एक्शन मिलता है। लास्ट फॉर 2 to 4 आवर्स, लेकिन 2 से 4 घंटे में इसका एक्शन चला जाता है। तो अगर फिर से अटैक आता है तो आपको फिर से लेना पड़ेगा इसको। और इसी के कारण ये प्रोफिलैक्सिस के लिए नहीं है। कुछ किसी को अगर दिन भर सिम्टम्स रहते हैं तो उसको हर 2-2 घंटे में या 4-4 घंटे में लेना पड़ेगा। तो प्रोफिलैक्सिस के लिए ऐसा नहीं है। हम चाहते हैं कि बस बाबा दिन में 2 बार पंप ले ले और फिर उसको तकलीफ ना हो। तो ये प्रोफिलैक्सिस के लिए नहीं, अटैक को प्रिवेंट करने के लिए इतना यूजफुल नहीं है। साइड इफेक्ट में ट्रेमर्स आते हैं बहुत ज़्यादा जब लेते हैं तब। मोस्टली कुछ लोग सेंसिटिव होते हैं, उनको अस्तलिन लेने के बाद में तुरंत ही ट्रिमर शुरू हो जाए, हाथ उनके कांपने लगेंगे, पाल्पिटेशन मतलब हार्ट रेट बढ़े जैसा लगेगा, देन थोड़े से चिड़चिड़े या फिर रेस्टलेसनेस लगेगा, अच्छा नहीं लग रहा करके, थ्रोट में थोड़ा सा इरिटेशन लगेगा, या फिर एंकल पे एडिमा आता है। ये जो बीटा-1 एक्शंस के ऊपर जो होता है उसके कारण से ये पाल्पिटेशन, एंकल एडिमा ऐसे सिम्टम्स आते हैं। इसका डोज क्या है? अगर हम ओरल डोज देखें 2 to 4 मिलीग्राम TDS है ना, और इसको अगर पर केजी के हिसाब से देखें तो 0.3 to 0.4 mg पर केजी पर डे के हिसाब से आता है। इसके अलग अलग टाइप के फॉर्मुलेशंस आते हैं, अलग अलग टाइप से टैबलेट्स मिलते हैं। इनहेलर में 100 to 200 माइक्रो का हम देते हैं, ये पफ से हम इसको यूज़ करते हैं। नेबुलाइजेशन में अगर हम देखेंगे तो उसके 5 mg पर ml वाली वो छोटी सी बॉटल आती है अस्तलिन की, उसका डोज 4 साल के नीचे 1.25 mg to 2.5 mg है, और 4 साल के ऊपर 2.5 mg to 5 mg है। तो वो आपको उस हिसाब से कैलकुलेट करके उसमें डालना है और उसको बच्चे को देना है। तो ये नेबुलाइजेशन काफ़ी इसमें आसानी से मिल जाता है, और बहुत से क्लिनिक में जो नेबुलाइज देते हैं बॉटल में से निकाल के, वो एक्चुअली अस्तलिन ही होता है। सैल्ब्यूटामॉल का रेसमिक एक फॉर्म होता है जिसको आर सैल्ब्यूटामॉल बोलते हैं, और उसमें उसको लिवोसैल्ब्यूटामॉल कहा जाता है। ये लिवोसैल्ब्यूटामॉल मार्केट में अवेलेबल है, लियोस्टैलिन, सैल्बेर, अलग अलग नाम से। तो ये लिवोसैल्ब्यूटामॉल जो है ये इसके साइड इफेक्ट थोड़े से कम है, और इसके कारण से ये बच्चों में प्रीफर किया जाता है, जो हम लिवोलिन वगैरह के नाम से जो देखते हैं वो। और इसका नेबुलाइजेशन सॉल्यूशन अलग अलग स्ट्रेंथ में आता है। 3 ml का जो रेस्प्यूल्स आता है तो 0.31 mg 3 ml में रहता है, 0.63 mg 3 ml में, और 1.25 mg 3 ml में रहता है। तो अगर हम इसका नेबुलाइजेशन का डोज देखें तो लेस देन 5 years ये सिर्फ 0.31 mg वाला देना है आपको। तो अगर आपके पास में अगर वो नहीं मिल रहा है 0.31 mg वाला, तो 0.63 mg वाला लेके उसका आधा दे सकते हैं, 1.5 ml दे सकते हैं। और 5 से 12 साल में इसका 0.31 mg to 0.63 mg दे सकते हैं। 12 साल के ऊपर 0.63 mg डोज है। एडल्ट में भी 0.63 mg यूज़ कर सकते हैं। अब बहुत बार नेबुलाइजेशन देते वक्त उसकी क्वांटिटी थोड़ी सी बढ़ाने के लिए उसमें नॉर्मल सलाइन डालते हैं। कहीं कहीं पे मैंने देखा है कि वो डिस्टिल वाटर डालते हैं। डिस्टिल वाटर डालना नहीं है। डिस्टिल वाटर जब भी आप डालते हैं तो अगर आप इसके स्टडीज़ देखोगे, पहले जब ईटी सक्शन करते थे तो उसमें डिस्टिल वाटर डालते थे। डिस्टिल वाटर इटसेल्फ ब्रोंकोस्पाज्म कर सकता है, तो डिस्टिल वाटर कभी भी नेबुलाइजेशन के लिए यूज़ नहीं करना है। अगर आप उसका क्वांटिटी बढ़ाना चाहते हैं तो उसको नॉर्मल सलाइन में आप डाइल्यूट कीजिए। अगर आप ये नेबुलाइजेशन के सॉल्यूशन में भी देखोगे तो वो भी उसमें उन्होंने नॉर्मल सलाइन में ही बनाया हुआ होता है। डिस्टिल वाटर यूज़ नहीं करना है। और इसके इनहेलर्स भी आते हैं जो एमडीआई होते हैं, उसको हम सेपरेट क्लास में समझेंगे कि एमडीआई कैसे यूज़ करना है। तो जो इनहेलर्स है वो 2 पफ देने हैं,
और 2 पफ देने के बाद में उसको ब्रीथ करना है उसके अंदर। अडल्ट के लिए अलग टेक्निक है, बच्चों के लिए अलग टेक्निक है, स्पेसर कैसे यूज़ करने का, मास्क कैसे यूज़ करने का, उसको अलग से समझेंगे। नेक्स्ट बीटा-2 अगोनिस्ट है टर्बुटैलिन। अब ये टर्बुटैलिन अगर आप देखोगे तो बहुत से कप सिरप में आपको मिलेगा। अब ये ओरल टैबलेट्स के रूप में भी आता है और इसके सबक्यूटेनियस देने के लिए इंजेक्शंस भी आते हैं। तो इसका जो डोज है वो एक चीज़ हमको समझना है कि ये शॉर्ट एक्टिंग है, मतलब ये भी प्रोफिलैक्सिस के लिए काम में नहीं आएगा। मोस्टली ये ट्रीटमेंट में यूज़ ज़्यादा नहीं होता। मोस्टली जो स्टेटस अस्थमेटिक के पेशेंट है उसमें ये सबक्यूटेनियसली हम लोग यूज़ करते हैं, पर ओवरऑल टर्बुटैलिन कप सिरप में काफ़ी यूज़ होता है, लेकिन अदरवाइज इसका बहुत ऐसा यूज़ नहीं होता है। डोज दिया है 5 mg ओरल और 0.25 mg सबक्यूटेनियस अडल्ट में और 200 माइक्रोग्राम बाई इनहेलर। इसके इनहेलर्स भी आते हैं। अगर 12 साल के नीचे का बच्चा है तो डोज है 0.05 mg पर kg 8 आवर्ली, मैक्सिमम 5 mg पर डे दे सकते हैं। 12 से 15 साल का बच्चा है तो 2.5 mg 8 आवर्ली, और 15 साल के ऊपर का बच्चा है तो 5 mg 8 आवर्ली। ये डोज इसका फिक्स है। सबक्यूटेनियस जब देते हैं, सबक्यूटेनियस कब देंगे? स्टेटस अस्थमेटिकस में, क्योंकि बहुत बार जब कोई चीज़ काम नहीं करती तो हम हर चीज़ ट्राई करते हैं, तो उसमें सबक्यूटेनियसली आप टर्बुटैलिन दे सकते हैं। लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा टैकीकार्डिया होता है, इसको ऑब्जर्व करना ज़रूरी है। कप सिरप में भी जो टर्बुटैलिन होता है, बहुत बार ब्रोंकोस्पाज्म नहीं भी होता तो भी कप सिरप में जो टर्बुटैलिन है वो दे देते हैं। बच्चे को अननेसेसरी टैकीकार्डिया होता है और बहुत बार बच्चा इरिटेट हो जाता है, उसके कारण से पल्पिटेशंस रहते हैं, और फिर चीज़ों को डायग्नोस करना थोड़ा सा कंफ्यूजिंग रह सकता है, क्योंकि उसके टैकीकार्डिया के कारण उसको फिर अननेसेसरी इन्वेस्टिगेशन के लिए भेजा जा सकता है। तो जहाँ पे ब्रोंकोस्पाज्म नहीं है, वो अगर ड्राई इरिटेटिंग थ्रोट कफ है, थ्रोट में इरिटेशन है जिसके कारण से बच्चे को ड्राई कफ है, तो उसको टर्बुटैलिन वाला कप सिरप नहीं देना चाहिए। सबक्यूटेनियसली 12 साल के नीचे डोज है 0.005 टू 0.01 mg पर kg। अगर बच्चा बहुत छोटा है तो ये बहुत ही छोटा डोज आता है और सबक्यूटेनियसली आपको देना होता है। इसको आप हर 30 मिनट में रिपीट कर सकते हैं जब तक के इफेक्ट ना आ जाए। उसके बाद 2 से 6 घंटे के बाद में उसको रिपीट कर सकते हैं। स्टेटस अस्थमेटिकस में ये रूटीनली ओपीडी में लगाने वाली चीज़ नहीं है, इसको स्टेटस अस्थमेटिकस में ही यूज़ होता है। 12 साल के ऊपर का डोज है 0.25 mg और इसको बहुत ही थोड़ा सा डोज आता है जिसको आपको सबक्यूटेनियसली देना होता है। नेक्स्ट बीटा-2 अगोनिस्ट है हमारा साल्मेटेरॉल। अब ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट ड्रग है और इसको समझना ज़रूरी है, ये काफ़ी यूज़ होता है। उसे ड्रग को कब यूज़ करना है, उसका क्या डोज होना चाहिए, वो हम जब जीना गाइडलाइन समझेंगे उसमें उसको देखेंगे। तो साल्मेटेरॉल लॉन्ग एक्टिंग है। लॉन्ग एक्टिंग मतलब ज़्यादा कवर देता है, जिसके कारण से आप इसको प्रिवेंशन में यूज़ कर सकते हैं या फिर उसको मेंटेनेंस थेरेपी हम बोलेंगे। मेंटेनेंस थेरेपी मतलब एक बार आपने शॉर्ट एक्टिंग बीटा-2 अगोनिस्ट जैसे लिवोलिन या सैल्बुटामॉल से एक बार ब्रोंकोडायलेटेशन कर लिया, अब वो ब्रोंकोडायलेटेशन को परसिस्ट रखने के लिए आप साल्मेटेरॉल को यूज़ कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसका एक्शन प्रोलॉन्ग है और जो हम शॉर्ट एक्टिंग अस्थेलिन जैसा जो ड्रग यूज़ कर रहे हैं उसका एक्शन तो 2 से 4 घंटे में ख़त्म हो जाएगा। तो ये सस्टेन देने के लिए, सस्टेन रिलीफ देने के लिए आप साल्मेटेरॉल जो कि लॉन्ग एक्टिंग है उसको यूज़ कर सकते हैं। स्लो ऑनसेट ऑफ एक्शन है, ऐसा नहीं कि इसको आप लेंगे और तुरंत उसका असर आ जाएगा, इसलिए ये एक्यूट अटैक को प्रिवेंट करने के लिए यूजफुल नहीं है। इसका मतलब जब एक्यूट अटैक आया है तब इसको लेके फ़ायदा नहीं होने वाला। आपको पहले शॉर्ट एक्टिंग करना पड़ेगा, उसको रिलीव करना पड़ेगा और उसके बाद आपको इसको यूज़ करना पड़ेगा। ट्वाइस डेली शेड्यूल है, 2 बार पंप ले लो, दिन भर के लिए आराम रहता है, अच्छा है। मेंटेनेंस थेरेपी के लिए यूज़फुल है। नॉक्चुरनल अस्थमा, बहुत बार पेशेंट को रात में अटैक आता है अस्थमा का, तो सोने के पहले एक पंप ले लिया तो आप देखोगे कि रात भर उसको अच्छे से आराम हो जाता है। जैसा हमने समझा था, नॉट फॉर एक्यूट रिलीफ। क्योंकि ड्यूरेशन ऑनसेट ऑफ एक्शन इसका स्लो है। ओनली विथ इनहेल्ड स्टेरॉइड, ये इंपॉर्टेंट है। बहुत पहले जो गाइडलाइंस आए थे उसमें उन्होंने बोला था कि बीटा-2 अगोनिस्ट आप इसको यूज़ कर सकते हैं एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड, और बहुत बार वो ट्रीटमेंट में भी सिर्फ बीटा-2 अगोनिस्ट देते थे, लॉन्ग टर्म लॉन्ग एक्टिंग वाला। नए गाइडलाइंस के हिसाब से, जीना 23 के हिसाब से उन्होंने देखा कि आपको बीटा-2 विदाउट इनहेल्ड कॉर्टिकोस्टेरॉइड यूज़ ही नहीं करना। तो जब भी आप बीटा-2 अगोनिस्ट यूज़ कर रहे हैं उसके साथ में आपको कॉर्टिकोस्टेरॉइड इनहेल्ड यूज़ करना ही है। तो ये डिक्टम हो गया अभी। तो बहुत से इसमें फिर ऑलरेडी कॉम्बिनेशन वैसे ही बने हुए हैं कि वो स्टेरॉइड के साथ में ही कॉम्बिनेशन है।
रोटा कैप्स होते हैं जो रोटा कैप में डाल के उसको फिर तोड़ते हैं और फिर उसको जो खींचते हैं, उसमें कॉम्बिनेशंस आते हैं 50 माइक्रोग्राम्स ऑफ साल्मेटरॉल और 100 माइक्रोग्राम्स ऑफ फ्लूटिकाजोन। वैसे ही 125 माइक्रोग्राम 250 माइक्रोग्राम का, 250 माइक्रोग्राम 500 माइक्रोग्राम का। अब इसको हम बोलेंगे लो डोज, मीडियम डोज, हाई डोज। अब ये भी स्टेप अप जब आप करते हैं कि पेशेंट को रिस्पॉन्स नहीं आ रहा तो हम इसका डोज स्टेप अप करते हैं। जितना ज़्यादा डोज रहेगा उतने ज़्यादा साइड इफेक्ट होने के चांसेस रहेंगे। और अगर समझो किसी पेशेंट को ज़्यादा डोज लग रहा है, महीना भर पेशेंट अच्छा रहा, तो आप स्टेप डाउन भी कर सकते हैं। तो ये इसलिए ये अलग अलग कॉम्बिनेशन में बना है। ये पर केजी के हिसाब से देने के लिए नहीं है, ये बेसिकली इस हिसाब से देने के लिए कि अगर पेशेंट इंप्रूव हो जाए तो आप स्टेप डाउन कर सको, और अगर पेशेंट इंप्रूव नहीं हो रहा तो आप उसको स्टेप अप कर सको। ये स्टेप अप स्टेप डाउन क्या है, जीना के गाइडलाइंस क्या है, कैसे उसको आप अपग्रेड कर सकते हैं, डाउनग्रेड कर सकते हैं, वो हम जीना गाइडलाइंस जब डिस्कस करेंगे उसमें बताएंगे। अब इसके इन्हेलर्स भी आते हैं जो फिक्स है 25 माइक्रोग्राम और 125 माइक्रोग्राम। अब ये कैसे यूज़ करने का, तो इसमें जो इन्हेलर्स रहते हैं इसमें आपको 1 पफ 2 पफ ऐसा करके उसका डोज बढ़ाना पड़ता है। तो वो कैसे यूज़ करने का वो भी हम जब जीना गाइडलाइन समझेंगे उसमें बताएंगे। एक और इम्पॉर्टेंट सिम्पैथोमिमेटिक्स है जो बीटा 2 अगोनिस्ट है, वो है फॉर्मोटेरॉल। अब ये बहुत से कॉम्बिनेशन में आपको मिलेगा और मार्केट में काफ़ी अवेलेबल है, और ये जो आप नए जीना गाइडलाइंस आप देखोगे उसमें इसका काफ़ी रोल है। ये साल्मेटरॉल के जैसा ही है लेकिन क्विक एक्शन है, मतलब तुरंत असर करेगा और एक्शन काफ़ी देर के लिए परसिस्टेंट रहेगी, जो हम चाहते हैं, है ना। इसलिए राउंड क्लॉक ब्रोंकोडाइलेटेशन देता है। और इसका फ़ायदा क्या है कि इसको प्रोफिलैक्सिस के लिए सुबह शाम यूज़ करो, और कभी बीच में तकलीफ बढ़ गई तो वही पंप को यूज़ करो। तो आपको बहुत सारे पंप कैरी नहीं करने पड़ते कि बाबा इसके लिए एक्यूट अटैक के लिए अलग है और स्टीरॉयड के लिए अलग है और ब्रोंकोडाइलेटेशन जो बेसलाइन ब्रोंकोडाइलेटेशन के लिए अलग है। तो ऐसे 3 पंप यूज़ करने के बजाय एक ही पंप यूज़ करो, और ये स्टीरॉयड के साथ भी कॉम्बिनेशन के साथ में आता है। तो स्टीरॉयड भी हो गया, लॉन्ग एक्टिंग भी हो गया और शॉर्ट एक्टिंग भी हो गया। तो एक ही एमडीआई से, एक ही पंप से आप पेशेंट को पूरा कवरेज दे सकते हैं। पेशेंट काफ़ी कंफर्टेबल रहता है, कन्फ्यूजन नहीं होता, उसको समझ में आ जाता है कि हाँ मुझे सुबह शाम लेना ही है, और अगर तकलीफ बढ़ गई तो बीच में भी ले सकता हूँ। डोज है 12 से 24 माइक्रोग्राम इनहेल ट्वाइस अ डे, 6 साल के ऊपर 12 माइक्रोग्राम 1 पफ बिफोर एक्सरसाइज एंड एसओएस। तो एक्सरसाइज के पहले भी ले सकते हैं, ताकि एक्सरसाइज इंड्यूस जो अस्थमा है उसमें ये हेल्प करता है, क्योंकि इसका ड्यूरेशन लॉन्ग है। ऐसा नहीं कि आपको अटैक आ गया तो बार बार लेना पड़ रहा है, एक बार ले लिया तो 12 घंटे का कवरेज है। तो ये फॉर्मोटेरॉल हमको समझना जरूरी है, ये भी स्टीरॉयड के कॉम्बिनेशन के साथ में आता है। अब नेक्स्ट है वो है एपिनेफ्रिन। ये एपिनेफ्रिन मतलब एड्रेनालिन जो हम यूज़ करते हैं, ये एक्यूट सीवियर केसेस में कभी कभी यूज़ होता है, रूटीनली इसका कोई यूज़ नहीं है, इसलिए हम इसको डिस्कस नहीं करेंगे। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट जो ब्रोंकोडाइलेटर का जो हमारा ग्रुप है उसमें अगर हम देखेंगे तो एंटीकोलिनर्जिक जो ड्रग्स है वो काफ़ी यूज़फुल होते हैं। अब इसमें जो मोस्ट कॉमनली यूज़ होता है वो इप्राट्रोपियम ब्रोमाइड है। ये हम सबने सुना, इसको इप्रावेंट के नाम से काफ़ी फेमस है। ये कोलिनर्जिक जो कंस्ट्रिक्टर टोन है, हम जानते हैं कि जब कोलिनर्जिक टोन रहता है उसके कारण से स्मूथ मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होते हैं इसके ब्रोंकस के, तो इसके कारण से उसको ब्लॉक करके इप्राट्रोपियम ब्रोमाइड काम करता है। एक्ट प्राइमरीली इन द लार्ज एयरवे, ये समझना जरूरी है, इसका इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। समझो हमारा ट्रकिया है और इसके आगे ये ब्रोंकस में डिवाइड हुआ, इसको फिर ये लार्जर ब्रोंक्यूल्स में डिवाइड हुआ, और फिर इसके आगे फिर ये छोटे छोटे इसमें डिवाइड होते जाता है ना। ये हमने समझा था कि ये और छोटे छोटे इसमें डिवाइड होते जाता है, तो सबसे आखिरी में फिर आपका अल्वियोला होता है। तो जो कोलिनर्जिक कंस्ट्रिक्टर टोन जो कम कर रहा है इप्राट्रोपियम ब्रोमाइड, ये लार्जर एयरवे में कम कर रहा है ना, जो बड़े बड़े एयरवे है उसमें कर रहा है। और जो हम सैल्बुटामॉल को यूज़ कर रहे हैं, जो लिवोलिन और बाकी सारी चीज़ें हमने समझी, वो पेरिफेरल जो डिस्टल एयरवे स्मॉलर एयरवेज है उसमें काम कर रहा है। तो एक्शन अलग अलग है। अस्थमा में मेन प्रॉब्लम यहाँ पे रहता है डिस्टल स्मॉलर एयरवे में, लेकिन जब आप उसको कंबाइन करते हो एंटीकोलिनर्जिक इप्राट्रोपियम ब्रोमाइड में, तो ये एयरवे डायलेट हो जाते हैं, और जिसके कारण से जो भी आप इनहेल करते हो वो डिस्टली तक बेटर पहुंचता है। जो चीज़ में आपको रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा था वहाँ पे भी आपको रिस्पॉन्स मिल सकता है, और इसलिए इसका रोल है जब
रिफ्रैक्टरी केसेस रहते हैं, या फिर जब हम बोलते हैं कि स्टेटस अस्थमैटिकस है या फिर सीवियर अटैक है या फिर रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है बीटा 2 अगोनिस्ट को, तो आप उसके साथ में इप्राट्रोपियम ब्रोमाइड को कंबाइन करके देख सकते हैं। बहुत बार इसके कारण हमको इफेक्ट मिलना शुरू हो जाता है। देन इट इज़ बेटर इन सीओपीडी, क्योंकि सीओपीडी में प्रॉक्सिमल एयरवेज का कंस्ट्रक्शन ज़्यादा रहता है, कंस्ट्रिक्शन ज़्यादा रहता है, इसलिए उसमें इसका ज़्यादा रोल है और ये बहुत बार ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस भी कंसिडर किया जाता है। अस्थमेटिक ब्रोंकाइटिस में इसका यूज है, साइकोजेनिक अस्थमा है। बहुत बार जब स्ट्रेस में लोग आते हैं तो उनको अस्थमा का अटैक आता है, ऐसे कंडीशन में इप्राट्रोपियम ब्रोमाइड अच्छा है। बहुत बार एक्सरसाइज इंड्यूस अस्थमा के लिए भी इप्राट्रोपियम ब्रोमाइड यूज किया जाता है। इसका एक्शन स्लोअर है, जो आप बीटा 2 अगोनिस्ट अस्थलिन वगैरह देते हैं उससे स्लो एक्शन करेगा। कॉम्बिनेशन में इसका रोल ज़्यादा है, कॉम्बिनेशन विद बीटा 2 अगोनिस्ट मार्क्ड एंड लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट, अच्छा इफेक्ट आता है और काफ़ी देर के लिए रहता है, और ट्रीटमेंट ऑफ सीवियर रिफ्रैक्टरी अस्थमा जैसे हमने डिस्कस किया था। ये डिओलिन के नाम से काफ़ी फेमस है। डिओलिन में आप देखोगे तो सैल्ब्यूटामॉल और इप्राट्रोपियम ब्रोमाइड दोनों रहते हैं। ये अगर आप इन्हेलर में देखोगे तो 100 माइक्रोग्राम और 20 माइक्रोग्राम का कॉम्बिनेशन है, रोटाग्राफ में 200 और 40, और रेस्प्यूल्स में 2.5 और 500 mg। अब ये इन्हेलेशन थेरेपी इन अस्थमा, उसके ऊपर अलग अलग ये रोटा कैप क्या रहता है, रेस्प्यूल्स कैसे यूज होते हैं और इन्हेलर्स क्या रहते हैं, उसके लिए अलग से टॉपिक में डिस्कस करेंगे। लेकिन यहाँ पे हम देखेंगे कि ये कॉम्बिनेशन में ज़्यादा यूज होता है एज कम्पेयर टू इंडिविजुअल। कैटेगरी जो हम ब्रोंकोडायलेटर्स में देखते हैं वो है मिथिलसांथिन्स। ये हम थियोफाइलिन, अमाइनोफाइलिन और कैफीन के नाम से जानते हैं इनको। ये फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट अस्थमा में नहीं है। पहले बहुत ज़्यादा यूज होता था, कुछ भी हुआ तो थियोफाइलिन के इंजेक्शंस लगते थे, थियोफाइलिन टैबलेट, हर टैबलेट में अस्थमा के इसमें थियोफाइलिन यूज होता था। रिसेंटली गाइडलाइंस उसके चेंज हो रहे हैं और अभी इनका बहुत रोल इसमें नहीं है, फर्स्ट लाइन तो बिल्कुल भी नहीं है। मोर यूज इन सीओपीडी, जो सीओपीडी के पेशेंट है उसमें अभी भी अस्थलिन के साथ में थियोफाइलिन का कॉम्बिनेशन यूज होता है। स्लो एंड सस्टेन्ड इफेक्ट बट इट इज लेस देन बीटा 2 अगोनिस्ट, तो बीटा 2 अगोनिस्ट से कम काम करने के कारण इसका रोल कम हो गया। इसके कुछ एडिशनल इफेक्ट है जिसके कारण से इसको कंसिडर किया जाता है कि ये अलग अलग तरीके से काम करता है, तो रिफ्रैक्टरी केसेस में कभी कभी क्लिक कर जाता है। और बहुत से इसमें इसको जो डिफिकल्ट एक्सटुबेशन है उसमें भी इसमें यूज़ किया जाता है। बहुत बार आप देखोगे कि एक्सटुबेशन फेलियर के पेशेंट में इसको यूज़ किया जाता है। ये माइल्ड डायूरेसिस करता है, मतलब ये थोड़ा सा पेशाब ज़्यादा कराता है पेशेंट का, जिसके कारण से उसका जो फ्लूइड रिटेंशन है लंग्स के अंदर वो कम हो जाता है। दूसरा, डायफ्रामेटिक कॉन्ट्रैक्शंस को इम्प्रूव करता है, तो डायफ्रामेट की जो मूवमेंट है वो काफ़ी अच्छे से होती है। देन ये सीएनएस स्टिमुलेशन करता है, जिसके कारण से बच्चे का जो रेस्पिरेटरी ट्रिगर है वो इम्प्रूव होता है। खास करके कोई अगर रेस्पिरेशन प्रॉपरली ट्रिगर नहीं कर पा रहा है तो उसमें ये इसके लिए थियोफाइलिन डिफिकल्ट एक्सटुबेशन में यूज होता है। एक कंसेप्ट ऐसा भी है कि जो मास्ट सेल्स है उसमें से हिस्टामिन और बाकी जो इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स है उसके रिलीज को भी कम करता है, तो कहीं ना कहीं स्लो सस्टेन एंटी इन्फ्लेमेटरी एक्शंस भी है। और इम्प्रूव्ड म्यूकोसिलरी क्लियरेंस, मतलब जो भी म्यूकोसिलरी एक्शंस है उसमें भी थियोफाइलिन का अमाइनोफाइलिन का रोल दिखता है। इसलिए अभी भी पीडियाट्रिक स्टेटस अस्थमैटिकस में अमाइनोफाइलिन यूज होता है, ये सब इफेक्ट को कंसिडर करते हुए। लेकिन दिस इज नॉट अ फर्स्ट लाइन ड्रग, क्योंकि इसके साइड इफेक्ट बहुत ज़्यादा है। साइड इफेक्ट में अगर हम देखेंगे तो इरिटेबिलिटी रहती है, सीएनएस स्टिमुलेशन होने के बाद कभी कभी कन्वल्जन्स आ जाते हैं, टैकिकार्डिया रहता है, बहुत सारी चीज़ें रहती है जिसके कारण से ये इसके साइड इफेक्ट के कारण से इसको बहुत फर्स्ट लाइन ड्रग यूज़ नहीं होता है। रिफ्रैक्टरी केसेस में कई कई यूज़ हो सकता है और सीओपीडी में इसका रोल है। तो एक एक करके समझेंगे थियोफाइलिन, अमाइनोफाइलिन और कैफीन के साथ। एक चीज़ जो समझना है कि कैफीन, क्योंकि इसका ब्रोंकोडायलेटर एक्शन है, डायूरेसिस होता है, इसलिए बहुत से अस्थमा के पेशेंट बोलेंगे कि कॉफ़ी पियो तो थोड़ा सा अच्छा लगता है। तो मिथिलसांथिन्स में हम देखेंगे थियोफाइलिन है। थियोफाइलिन बहुत रूटीनली अस्थमा में यूज़ नहीं होता, जैसा हमने डिस्कस किया था। इसका नैरो मार्जिन ऑफ सेफ्टी है, सेफ्टी काफ़ी कम है। और अगर आप इसके साइड इफेक्ट देखो और ब्लड के लेवल के हिसाब से उसके साइड इफेक्ट बढ़ते जाते हैं। स्टार्टिंग में इंसोम्निया, हेडेक, डिस्निया, बाद में रेस्टलेस, ट्रिमर, वॉमिटिंग, पाल्पिटेशन, फ्लशिंग हो सकता है, हाइपोटेंशन हो सकता है, डिलीरियम, एक्स्ट्रा सिस्टोल होता है, और हायर डोज में कन्वल्जन्स, शॉक, अरिथमियाज और बाद में कोमा भी हो सकता है। इसलिए इट इज़ नॉट यूज फ्रीक्वेंटली। अगर जब भी यूज़ करते हैं रिफ्रैक्टरी केसेस में तो 100 to 300 मिलीग्राम TDS, उसका पीडियाट्रिक में डोज 15 मिलीग्राम पर kg पर डे यूज़ होता है, पर ये हम बहुत यूज़ कभी करते नहीं हैं। इसका थियोफाइलिन बहुत ही रेयरली पीडियाट्रिक्स में यूज़ होता है। अमाइनोफाइलिन
ये आईवी दिया जा सकता है, लेकिन आईएम नहीं देते क्योंकि वो मसल्स को सोअर कर देता है। इसका डोज 7.5 mg पर केजी है और 250 to 500 मिलीग्राम ओरल दे सकते हैं। पीडियाट्रिक स्टेटस अस्थमाटिकस में अमाइनोफाइलिन अभी भी यूज़ होता है और इसमें हम कंटिन्यूअस आईवी ड्रिप इसका यूज़ करते हैं। जैसे ही इफेक्ट आ जाता है इसको स्टेप डाउन करते हैं। वो स्टेटस अस्थमाटिकस का जो डिस्कशन हम करेंगे उसमें डिटेल में समझेंगे। नया एक ड्रग आया डॉक्सोफाइलिन। ऐसा कहा जाता है कि ये स्लीप को डिस्टर्ब नहीं करता, एसिडिटी को नहीं बढ़ाता और सिंगल डोज इवनिंग में आप 500-400 mg का दे सकते हैं और ये नया ड्रग है। पर्सनली मुझे इसका कोई एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन ये अभी अडल्ट में यूज़ होता है, तो ये भी एक मिथिलजांतीन का डेरिवेटिव है। नेक्स्ट ग्रुप ऑफ ड्रग है ल्यूकोट्राइन एंटागोनिस्ट। जैसा कि हमने समझा था कि C4 और D4 ल्यूकोट्राइन्स जो है उनका अस्थमा के जो पैथोफिजियोलॉजी में काफ़ी रोल है और इसके कारण से इसके अगेंस्ट इसके जो एंटागोनिस्ट है उसका अस्थमा के पेशेंट्स में काफ़ी यूज़ हो सकता है। तो दो जो ब्रांड है, जो दो मॉलिक्यूल है ल्यूकोट्राइन एंटागोनिस्ट, वो अवेलेबल रहते हैं, एक मोंटेलुकास्ट और एक ज़फेरलुकास्ट। अभी मोंटेलुकास्ट बहुत लोगों को पता है और बहुत से लोग इसको प्रिस्क्राइब भी करते हैं, पर इसके बारे में कुछ चीज़ें जानना ज़रूरी है। ये सिस्टीन LT1 रिसेप्टर को ब्लॉक करता है। इसका इफेक्ट जो देखा गया है, क्योंकि ये ल्यूकोट्राइन से मीडिएटेड जो भी कीमोप्रोफिलैक्सिस और जो भी मैनिफेस्टेशन अस्थमा के उसको ब्लॉक करता है, इसलिए इसके कारण से ब्रोंकोकंस्ट्रिक्शन कम होता है, वैस्कुलर परमिएबिलिटी जो हमने समझा था वो कम होती है, रिक्रूटमेंट ऑफ इओसिनोफिल्स कम होते हैं, ब्रोंकियल इन्फ्लेमेशन और हाइपर एक्टिविटी कम होती है। लेकिन इसका जो रिस्पॉन्स है वो सब में सेम नहीं होता। किसी किसी में इसका बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स होता है। कई पेशेंट्स ऐसे होते हैं जो बोलते हैं कि साहब आपने जो गोली चालू किया उसके बाद से इसके जो एपिसोड्स होते थे, जो बार बार इसको तकलीफ होती थी और नेबुलाइज करना पड़ता था, वो कम हो गया। लेकिन इसमें एक जो चीज़ हमको समझनी है कि ये जो ड्रग है ये जब ऑलरेडी बच्चे को या पेशेंट को सिम्टम्स है तब काम नहीं करेगा। ये सिर्फ प्रोफिलैक्टिक यूज़ के लिए। क्यों? क्योंकि जो ऑलरेडी आपके ल्यूकोट्राइन्स और बाकी सारी चीज़ें सीक्रेट हो गई है उसको ये रिवर्ट नहीं करने वाला। इसका काम क्या है कि जो नया जब भी एंटीजन आएगा और उसके थ्रू जो इन्फ्लेमेशंस का रिस्पॉन्स बॉडी जनरेट करेगी उसको ब्लॉक करना। एक बार जो ऑलरेडी रिस्पॉन्स हो चुका है और ऑलरेडी ल्यूकोट्राइन सीक्रेट्स हो गए, ब्रोंकोस्पाज्म हो गया है और सारी चीज़ें हो गई, उसमें ये काम नहीं करने वाला। अब बहुत से इसके जो कॉम्बिनेशन है वो एंटी एलर्जिक जो सिट्रजिन है उसके साथ में आते हैं और बहुत से लोग एक्यूट ट्रीटमेंट में इसको दे देते हैं कि अभी बच्चे को सिम्टम्स है तो ल्यूकोट्राइन्स ये एंटागोनिस्ट मोंटेलुकास्ट और एक सिट्रजिन का कॉम्बिनेशन दे दो। ये काम नहीं करने वाला, ये प्रोफिलैक्सिस के लिए ट्रीटमेंट में काम नहीं करेगा। जो एस्पिरिन इंड्यूस अस्थमा है उसमें इसका काफ़ी रोल है। और ये क्यों, ये हमने समझा था क्योंकि हमने समझा था कि प्रोस्टाग्लैंडिन और ल्यूकोट्राइन्स पाथ में जो है, तो प्रोस्टाग्लैंडिन का पाथवे आपने ब्लॉक कर दिया तो जो दूसरा पाथवे है उसमें ल्यूकोट्राइन्स C4 और D4 में उसका रोल है। इसलिए जब भी एस्पिरिन इंड्यूस अस्थमा, इसमें अच्छा रोल है इसका। हेल्प टू रिड्यूस द डोज ऑफ स्टीरॉयड, ये स्टीरॉयड के डोज को कम करने में हेल्प करता है। खास करके जब स्टीरॉयड के साइड इफेक्ट आप एंटिसिपेट करते हो और काफ़ी दिनों तक के स्टीरॉयड लग रहे हो और आप उसको कम नहीं कर पा रहे हो, तो इसको ऐड करके आप स्टीरॉयड को डोज को कम कर सकते हैं। ये लेकिन इफेक्टिव स्टीरॉयड जितना नहीं है। ये स्टिल गोल्ड स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट जो है वो इनहेल कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स है और ये एड ऑन ट्रीटमेंट रह सकती है या फिर लेस प्रिफर्ड ट्रीटमेंट जो हम बोलेंगे उसको वो रह सकती है। हेल्प टू रिड्यूस द डोज ऑफ स्टीरॉयड। देन साइड इफेक्ट में उन्होंने बोला कि माइल्ड साइड इफेक्ट है, उसमें हेडेक, रैश और बहुत रेयरली इओसिनोफिलिया और न्यूरोपैथी उन्होंने बताया। लेकिन इसमें जो एक राइजिंग कंसर्न है, बहुत से केस रिपोर्ट्स आ रहे हैं और बाकी सारी चीज़ें आई है कि इसका एसोसिएशन है न्यूरोसाइकेट्रिक इलनेस के ऊपर। उन्होंने देखा कि जो बच्चे को क्रोनिकली मोंटेलुकास्ट मिल रहा है वो बच्चा थोड़ा सा हाइपर एक्टिव है, थोड़े से बिहेवियर इश्यू आ रहे हैं, लेकिन स्टिल इट्स एन एसोसिएशन। ये ऐसा गाइडलाइंस में नहीं आया है। 2023 के जो जीना गाइडलाइंस है इवन उसमें भी आप देखोगे कि ल्यूकोट्राइन एंटागोनिस्ट उन्होंने दिए हैं, मतलब इसका रोल बताया है। अभी भी इसके ऊपर इंडिया में एटलीस्ट बैन नहीं है, ये अभी भी अवेलेबल है। और ये जो एसोसिएशन है ये प्रूव नहीं हुआ है कि कोई भी ऐसा बोलता नहीं कि हाँ ऐसा ही है, आप इसको बंद कर दो, ऐसा कहीं पे भी आया नहीं है। अब जो इसका डोज है 2 साल के नीचे ये रिकमेंडेड नहीं है।
2 साल से 5 साल के बीच में 4 mg ओडी, 6 से 14 साल के बीच में 5 mg ओडी और 15 साल के बाद में 10 mg ओडी, ये इसका डोज है। नेक्स्ट ग्रुप ऑफ ड्रग है जिसे हम बोलेंगे मास्ट सेल स्टेबलाइजर। मास्ट सेल स्टेबलाइजर मतलब मास्ट सेल्स एक्टिवेट तो हो गए लेकिन उसके अंदर के जो मीडिएटर्स हैं उनको ही इनहिबिट कर दिया गया। तो इसमें आता है सोडियम क्रोमोग्लाइकेट, ये डीग्रैनुलेशंस ऑफ मास्ट सेल्स को रोकता है, जो मास्ट सेल्स है उसके अंदर के ग्रैन्यूल्स को ही बाहर आने से रोकता है। तो ये हिस्टामिन को कम करेगा, ल्यूकोट्राइन्स को कम करेगा, प्लेटलेट एक्टिवेटिंग फैक्टर, इंटरल्यूकिन्स सबको कम करेगा, है ना। और ये कीमोटैक्सिस को बहुत ज़्यादा सप्रेस कर देता है। कीमोटैक्सिस मतलब जो इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स जनरेट होता है मास्ट सेल के बाद में वो और ज़्यादा WBCs को अट्रैक्ट करता है और इन्फ्लेमेशन बढ़ता है, उसी को ये चीज़ कम कर देता है। ये लॉन्ग टर्म अगर आप यूज़ करते हैं तो इन्फ्लेमेशन और हाइपर एक्टिविटी जो ब्रोंक्यूल्स में होती है वो भी कम होती है। ब्रोंकोस्पाज्म बाय एलर्जेंस, इरिटेंट, एक्सरसाइज और कोल्ड एयर, इसमें ये इसका सबसे ज़्यादा रोल दिखता है। तो जो एक्सट्रिंसिक अस्थमा जिसको हम बोलते हैं उसमें इसका काफ़ी रोल है। एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन में ये इंटरफियर नहीं करता, तो इसका मतलब ये नहीं है कि एलर्जन और जो एंटीबॉडीज़ है वो कंबाइन नहीं होंगे, वो कंबाइन होते हैं। इसके कारण से ये इम्यूनिटी में एज सच प्रॉब्लम नहीं करता, बस ये मास्ट सेल्स में से वो ग्रैन्यूल्स को ही बाहर नहीं आने देता। इनफेक्टिव ड्यूरिंग अटैक, जैसा कि हमने समझा था कि ये सारे जो एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स है वो एक्यूट अटैक में काम नहीं करने वाला। ऑलरेडी जब आपका मास्ट सेल्स डीग्रैनुलेशन कर चुका है और जिसके कारण से आपको एक्यूट सिम्टम्स आ चुके हैं उस टाइम पे ये इफेक्ट नहीं करेगा। इसका इफेक्ट प्रोफिलैक्सिस में ज़्यादा है, लॉन्ग टर्म प्रोफिलैक्सिस ऑफ अस्थमा विच इज एक्सट्रिंसिक और एक्सरसाइज इंड्यूस, थेराप्यूटिक बेनिफिट ओवर 2 to 4 वीक्स। तो ऐसा नहीं है कि आज दिया तो कल से इसका प्रोटेक्शन चालू हो गया, उसको आपको लॉन्ग टर्म के लिए लेना पड़ेगा। 4 हफ्ते तक के देने के बाद उसके इफेक्ट हमको दिखते हैं। तो MDI आता है इसका 1 mg पर डोज के 2 puff 4 times a day। एलर्जिक राइनाइटिस, कंजंक्टिवाइटिस, इसमें भी जो है इसके ड्रॉप्स आते हैं जो यूजफुल होते हैं। तो इसके साइड इफेक्ट में हम देखेंगे नेजल कंजेशन, हेडेक, आर्थरालजिया और रैश है, बहुत ज़्यादा साइड इफेक्ट नहीं है। मिनिमल सिस्टमिक टॉक्सिसिटी है क्योंकि ये एब्जॉर्ब ही नहीं होता, जब आपने उसको निबुलाइज किया तो वो वहाँ से एब्जॉर्ब नहीं होता, जिसके कारण से इसके सिस्टमिक साइड इफेक्ट नहीं है। मेन प्रॉब्लम है कि ये कमर्शियली बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं हुआ, हमारे यहाँ तो ये अवेलेबल नहीं है, लेकिन जो हमारे सीनियर्स है वो बताते हैं कि हाँ ऐसा था और वो उसका रोल था। क्योंकि ये प्रोफिलैक्सिस के लिए है, अटैक के टाइम पे काम नहीं करता है, ज़्यादा समय लेता है, इसके कारण से शायद ये पॉपुलर नहीं हुआ और बहुत सी जगह पे अवेलेबल नहीं। इसी गाइडलाइंस इसी ग्रुप में नेक्स्ट ड्रग है कीटोटिफेन। ये H1 एंटाहिस्टामिनिक है और इट हैज़ सम एक्शन लाइक क्रोमोग्लाइकेट। तो मास्ट सेल स्टेबलाइजेशन में इसका थोड़ा सा रोल है, लेकिन ये थोड़ा सा सिडेशन प्रोड्यूस करता है। इसको ओरली भी दिया जा सकता है, ये इसका बेनिफिट है। और ये जो है बाकी जो एलर्जिक कंडीशन है, एटोपिक डर्मेटाइटिस है, एलर्जिक राइनाइटिस है, देन कंजंक्टिवाइटिस है, फूड एलर्जीज है, ऐसे में भी इसका रोल है। और इसके कारण से जो पेशेंट है जिसमें मल्टीपल डिसऑर्डर्स है, बहुत सारे एलर्जीज एक साथ में, स्किन डिसीजेस भी है, राइनाइटिस भी रहता है, उसको अस्थमा भी है, साथ में कंजंक्टिवाइटिस भी, एलर्जिक कंजंक्टिवाइटिस भी है, तो ऐसे पेशेंट में इसको यूज़ किया जा सकता है। कन्वीनियंट है क्योंकि ओरली अवेलेबल है, यूजफुल इन पेशेंट विद मल्टीपल डिसऑर्डर। और साइड इफेक्ट में डिजीनेस, नोजिया और वेट गेन है। आते हैं मेन ड्रग के, इसमें जो मेनली यूज़ होता है प्रोफिलैक्सिस के लिए और एक्यूट ट्रीटमेंट में भी, तो वो है कॉर्टिकोस्टेरॉइड। अब कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स जो है ये हम या तो सिस्टमिक दे सकते हैं, मतलब ओरल या IV, या तो फिर इनहेल्ड कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स हो सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है और जो मैनेजमेंट ऑफ अस्थमा है उसमें जो जिना गाइडलाइंस है उसमें काफ़ी चेंजेस है, इसका काफ़ी रोल है, इसको समझना ज़रूरी है। तो इट इज़ मोर कंप्लीट एंड सस्टेन सिम्टोमेटिक रिलीफ देता है, बाकी कोई भी ड्रग से ज़्यादा इफेक्टिव है ये प्रोफिलैक्सिस में। एक्यूट ट्रीटमेंट में इसका रोल इमीडिएटली आपको नहीं दिखेगा, लेकिन इसका मैनेजमेंट में इसका रोल है, इसको आपको ऐड करना है एक्यूट अटैक में भी, लेकिन इसका इफेक्ट आने को थोड़ा सा समय लगता है। मेन जो रिलीफ मिलेगा वो ब्रोंकोडायलेटर से ही मिलेगा, लेकिन जो फर्दर कॉम्प्लिकेशंस है उसको कॉम्प्लिकेशंस को अवॉइड करने के लिए और जो एयर में रीमॉडलिंग होता है उसको रोकने के लिए बहुत ज़रूरी है। और ये डिसीज के प्रोग्रेशन को भी रोकता है। इसलिए नए गाइडलाइंस के हिसाब से जिस भी बच्चे को ब्रोंकोडायलेटर लग रहा है अस्थमा में, उसमें आपको इनहेल कॉर्टिकोस्टेरॉइड देना ही है। कॉर्टिकोस्टेरॉइड का बहुत ज़्यादा रोल है और इसमें जो ये एयरवे रीमॉडलिंग को वो कम कर रहा है। इसके कारण से जो हम डिसीज प्रोग्रेशन बोलते थे कि
इरिवर्सिबल स्टेज में जो अस्थमा जा रहा था उसको रोकने के लिए इसका बहुत रोल है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ट्रीटमेंट ऑफ अस्थमा में। अब ये सिस्टमिक कब यूज़ करना, इसको थोड़ा सा शॉर्ट में समझ लेते हैं। सीवियर क्रोनिक अस्थमा है, जो अस्थमा आपके इनहेल कॉर्टिकोस्टेरॉइड आप दे रहे हैं लेकिन उसको आप रिस्पॉन्स ही नहीं मिल रहा आपको, या फिर बार बार एग्जासर्बेट हो रहा, बार बार अटैक आ रहे हैं, आप टेपर करते हुए इनहेल कॉर्टिकोस्टेरॉइड उसी में आ जाता है, या फिर इनहेल कॉर्टिकोस्टेरॉइड चल रहा है और उसके ऊपर पेशेंट को अस्थमा आ गया, तो ऐसे कंडीशन में आपको बहुत बार ओरल स्टेरॉइड्स देना पड़ता है। तो ये प्रेडनिसोलोन मोस्टली ये यूज़ होता है, लेकिन यहाँ पे एक चीज़ याद रखना है कि ये स्टेरॉइड्स का बॉडी के ऊपर बहुत ज़्यादा इफेक्ट होता है। जब भी आप सिस्टमिक स्टेरॉइड्स यूज़ कर रहे हैं, मतलब ओरल या आईवी स्टेरॉइड यूज़ कर रहे हैं, इसका कम से कम डोज यूज़ करना है। जब आप क्रोनिक अस्थमा के लिए यूज़ कर रहे हैं, कम से डोज यूज़ करना है। और इसको जब भी आप देते हैं तो कुछ चीज़ों को मॉनिटर करना है, कहीं उसको स्टेरॉइड टॉक्सिसिटी में तो नहीं जा रहा, कैल्शियम सप्लीमेंट की ज़रूरत है क्या, गैस्ट्रिक इरिटेशंस हो रहा है वो उसको मैनेज करने की ज़रूरत है कि ये सारी चीज़ें हमको समझना है। तो ये स्टेरॉइड के जो हमने साइड इफ़ेक्ट और सारी चीज़ें, इसके लिए हमने सेपरेट लेक्चर लिया है स्टेरॉइड्स इन मेडिसिन के ऊपर, तो वो उसको आप कंसल्ट कर सकते हैं। तो प्रेडनिसोलोन कितना देना है, 0.5 mg पर केजी टू 1 mg पर केजी पर डे। मैक्सिमम डोज इसका जो अडल्ट में यूज़ होता है वो 20 to 60 mg डेली आपको ओरली देना है। जो स्टेटस अस्थमेटिकस, अब स्टेटस अस्थमेटिकस क्या है कि जब पेशेंट को एक्यूट अस्थमा का अटैक हुआ है और वो रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है आपके इनहेल ब्रोंकोडायलेटर और सबको, ऐसे पेशेंट को हमको आईसीयू में एडमिट करना पड़ता है। ये लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन है, इसलिए इसमें जो इनिशियल 24 आवर्स है इसमें हम हाईली पोटेंट और रैपिडली एक्टिंग जो स्टेरॉइड है हाइड्रोकॉर्टिसोन उसको यूज़ करते हैं। ये इसको बाद में तुरंत हम ओरल में जब भी कर सकते हैं, ओरल पे कन्वर्ट करना है और 7 दिन के लिए देना है और उसके बाद में उसको टेपर करके बंद करना है। इसमें भी एकदम से स्टेरॉइड को बंद नहीं करना है। ये जो स्टेटस अस्थमेटिकस है इसको हम सेपरेटली समझेंगे क्योंकि ये इमरजेंसी कंडीशन है, इसको हम डिटेल में नेक्स्ट टॉपिक में समझेंगे। अब इनहेल कॉर्टिको जो स्टेरॉइड है, ये जैसा हमने समझा कि उसको अलग अलग तरीके से लिया जा सकता है। उसको आप नेबुलाइजेशन से ले सकते हैं, एमडीए से ले सकते हैं, या फिर जो रोटा हिलर से उससे आप ले सकते हैं। तो इसमें जो है वो ट्रॉपिकल एक्शन बहुत ज़्यादा है, मतलब हम ऐसे स्टेरॉइड यूज़ कर रहे हैं जो नेबुलाइज करने के बाद चेस्ट में जाके डिपॉजिट हो जाते हैं, लेकिन सिस्टमिक उसका एब्जॉर्प्शन कम है, जिसके कारण से जो हम बोलते हैं कि स्टेरॉइड के साइड इफेक्ट है कि उसका कैल्शियम डिपोजिशन में प्रॉब्लम आ रहा है, उसके ग्रोथ में प्रॉब्लम आ रहा है, उसका कॉर्टिकोपिट्यूटरी एक्सिस को सप्रेस हो रहा है, ये साइड इफेक्ट इसके कम है। क्योंकि ये ट्रॉपिकली काम करते हैं और सिस्टमिक इसका एब्जॉर्प्शन कम होता है। बिक्लोमिथाजोन डाइप्रोपियोनेट, बुडेसोनाइट और फ्लूटिकाजोन, ये जो मोस्टली यूज़ होते हैं अस्थमा के मैनेजमेंट में, एमडीए में, वो हमको ये सब हम यूज़ करते हैं ना। प्रिवेंट एपिसोड ऑफ एक्यूट अस्थमा, ये इनको ने देखा है कि जैसा हमने समझा कि ये मोर सस्टेन एंड कंप्लीट सप्रेशन ऑफ इन्फ्लेमेशन करते हैं, जिसके कारण से जो एक्यूट एक्सासर्बेशन के अटैक है, रिपीटेड एडमिशंस है या फिर रिपीटेड नेबुलाइजेशन की रिक्वायरमेंट है, वो कम करते हैं। जो बीटा 2 अगोनिस्ट जो हम बोल रहे हैं कि लिवोलिन और अस्थेलिन के जो रेस्क्यू नेबुलाइजेशन हमको लेना पड़ता है, वो उसको कम करते हैं। लेकिन इसका पीक इफेक्ट आने के लिए 4 to 7 डेज लगते हैं, इसलिए ये एक्यूट अटैक में तुरंत सिम्टम्स को कम नहीं करता। सिम्टम्स कम करने के लिए हमको बीटा 2 अगोनिस्ट ही देने पड़ेंगे, लेकिन ये जो डिसीज के प्रोग्रेशन को है उसको कम करता है। और जो एक्यूट इन्फ्लेमेशन है जो अस्थमा के अटैक में शुरू हो जाता है, तो जितने अस्थमा के अटैक आते हैं उतने इसमें फिर ये जो एयरवे का रीमॉडलिंग शुरू हो जाता है, उसको प्रिवेंट करने के लिए ये इनहेल कॉर्टिकोस्टेरॉइड का बहुत रोल है। तो पॉइंट इसमें क्या नोट करना है कि जब भी आप बच्चे को बीटा 2 अगोनिस्ट दे रहे हैं, शायद चाहे फिर वो बच्चा आपका स्टेज 1 में ही क्यों ना हो, उसके साथ में आपको इनहेल कॉर्टिकोस्टेरॉइड देना ही है। ये नया अपडेट है 2023 का, और ये मैं चाहता हूँ कि ये सबको पता होना चाहिए कि हर बच्चा जिसको बीटा 2 अगोनिस्ट आप दे रहे हैं अस्थमा के लिए, उसको आपको इनहेल कॉर्टिकोस्टेरॉइड भी देना है। और जब आप उसको बंद कर देते हैं तो उसका इफेक्ट कुछ हफ्तों तक के रहता है। तो ऐसा नहीं है कि कल मैंने ये बंद कर दिया था और परसों से बच्चों को फिर से अटैक आ सकता है, ऐसा नहीं। उसका इफेक्ट भी काफ़ी देर तक के परसिस्ट रहता है। अब ये इसको कब ऐड करना, कैसे देना, कैसे डिसकंटिन्यू करेंगे, वो भी हम सब्सिक्वेंटली समझेंगे।
जो इनहेल कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स है ये अलग अलग कॉम्बिनेशन में आते हैं, एमडीआई में आते हैं, रोटाकैप में आते हैं। और जैसा मैंने बताया कि वेनेवर आप लोग बीटा 2 अगोनिस्ट को यूज़ कर रहे हैं, ब्रोंकोडायलेटर को यूज़ कर रहे हैं, तो आपको स्टीरॉयड देना है, इसलिए बहुत सारे कॉम्बिनेशन के साथ में भी आते हैं। तो बेक्लोमेथाजोन में आप बेक्लोवेट करके आता है, एरोकॉट करके आता है, बुडेसोनॉइट में हम देखेंगे तो पल्मोकॉट, बुडेकॉट, फोराकॉट ऐसा आते हैं। फ्लूटिकासोन डायप्रोपियोनेट जो है ये हाई पोटेंसी लॉन्ग ड्यूरेशन है और निग्लिजिबल इसकी बायोअवेलेबिलिटी जो सिस्टमिक एब्जॉर्प्शन है वो है। उसका डोज अगर हम देखें तो 100 to 250 माइक्रोग्राम बीडी है। तो ये डोजेस हर किसी का अलग अलग है, ये आपको समझना पड़ेगा, ये वेट के हिसाब से नहीं है। जितने भी इनहेल कॉर्टिकोस्टेरॉइड का डोज है उन्होंने उसको अलग अलग पावर में हमको दिखता है, कभी 100 का भी मिलता है, 200 का भी मिलता है, 400 का भी मिलता है। तो वो जो डोज है वो उन्होंने वजन के हिसाब से नहीं दिया है। तो ये चीज़ हमको समझना है, जो इनहेल कॉर्टिकोस्टेरॉइड के अलग अलग स्ट्रेंथ हमको दिखते हैं उन्होंने लो डोज, मॉडरेट डोज और हाई डोज ऐसा कैटेगराइज किया है। तो ये जैसे जैसे डिसीज प्रोग्रेस होता है वैसे वैसे आपको लो डोज को हाई डोज में कन्वर्ट करना है। और जब आप दे रहे कि इनहेल कॉर्टिकोस्टेरॉइड देने के बाद में भी स्टेजेस बढ़ते जा रहे हैं पेशेंट के, तब आपको इसका डोज लो, मॉडरेट और मॉडरेट से सीवियर करना है। अगर बच्चा महीने भर के लिए अच्छा है तो आपने स्टेप डाउन भी करना चाहिए। अगर आप हाई डोज पे चल रहे हैं, बच्चे के सिम्टम्स कम हो गए, तो आपको हाई डोज से लो डोज पे आना है। जब भी पेशेंट का रिक्वायरमेंट हाई डोज का है या फिर ओरल का लगता है, तब आपने अल्टरनेटिव मेडिसिन जैसे मोंटेलुकास्ट वगैरह उसको कंसिडर करना चाहिए। तो ये इसको स्टेप अप क्या है, स्टेप डाउन क्या है, ये जिना गाइडलाइंस में दी है। तो एक लेक्चर हम सेपरेट जिना गाइडलाइंस के ऊपर लेंगे। नेक्स्ट क्लास ऑफ ड्रग है एंटी आईजीई एंटीबॉडीज। जैसा हमने समझा था कि आईजीई जो है जो ट्रिगर का काम करता है, पहले सबसे पहले जाके वही मास्ट सेल को चिपकता है और जिसके बाद में मास्ट सेल डीग्रैनुलेशन और सारी चीज़ें करते हैं। तो उन्होंने सोचा क्यों ना आईजीई को ही आप न्यूट्रलाइज कर दो, उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज डाल दो। तो वो ओमेलिजुमाब करके एक ड्रग उन्होंने इन्वेंट किया, उसका आईवी और सबक्यूटेनियस डोज अवेलेबल, आईएम नहीं देते। ये न्यूट्रलाइज आईजीई इन सर्कुलेशन, जो सर्कुलेशन में आईजीई है उसी को ब्लॉक कर डालते। तो जाहिर सी बात है कि जो पेशेंट में आईजीई की लेवल ज़्यादा है उसी में ये काम करेगा, जिसमें आईजीई के लेवल ऑलरेडी कम है उसमें ये काम नहीं करेगा। ये इन्होंने देखा कि जो एक्यूट एक्सासर्बेशन ऑफ अस्थमा है या फिर जिसको बहुत ज़्यादा स्टीरॉयड लग रहा है उसका रिक्वायरमेंट कम कर देता है। और ये जैसा मैंने बोला कि बहुत ही रेजिस्टेंट केसेस है जो किसी चीज़ को रिस्पॉन्ड नहीं कर रही, या फिर जिसमें हमने देखा कि आईजीई के लेवल बहुत ज़्यादा है, जिसमें स्किन टेस्ट वगैरह आपने करके देखा और आप देख रहे कि इसका एलर्जन दिख रहा है और एलर्जन के रिस्पॉन्स में इसका आईजीई का लेवल भी ज़्यादा है, तो ऐसे कंडीशन में इसको यूज़ किया जा सकता है। लेकिन ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। ये एक्सपेंसिव होने के कारण इसका यूज़ रिस्ट्रिक्टेड है, ये बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं होता है। और जो रेजिस्टेंट केसेस है जिसमें हमको रिस्पॉन्स ही नहीं मिल रहा, उसी में इसको यूज़ किया जाता है। जो भी इसके कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं रहते सिस्टमिक, जहाँ पे आप इंजेक्शन लगा रहे हैं वो जगह पे थोड़ा सा हमको इन्फ्लेमेशन वगैरह दिख सकता है। और ये इम्यूनोजेनिक नहीं है, जैसा हम सोचते कि ये तो एंटीबॉडीज़ है तो आईजीई की जगह और कहीं पे जाकर तो अटैच नहीं हो जाएगा और कहीं पे तो एंटीबॉडी का रिएक्शन नहीं दे देगा। तो ऐसा कोई इसमें दिखाई नहीं दिया है अभी तक के, इम्यूनोजेनिक नहीं है। लेकिन ये बहुत ही रेयरली यूज़ होता है, बहुत ज़्यादा कॉस्टली है।